गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे एरर्स की, और एरर्स में हमने आपको बताया था कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मीज़रमेंट करते हैं तो आप फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू मीज़र नहीं कर पाते हैं। आप या तो ट्रू वैल्यू से थोड़ा बहुत ज़्यादा मीज़र कर देते हैं या ट्रू वैल्यू से थोड़ा बहुत कम ही मीज़र कर पाते हैं, है ना। जैसे देखिए क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और ये ए किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है सपोज, है ना। वो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है आपकी, तो इस ए को मैं लिख दे रहा हूँ ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया। अच्छा, अब मैं इस वैल्यू को मीज़र करने के लिए बोलूँ आपको कि फिजिकल क्वांटिटी की इस ट्रू वैल्यू को मीज़र करिए, तो क्या आप इसे मीज़र कर पाते हैं? नहीं। आप या तो इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मीज़र कर देते हैं या थोड़ा बहुत इससे कम ही आप मीज़र कर पाते हैं। आप इस ट्रू वैल्यू को मीज़र नहीं कर पाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत आप ज़्यादा मीज़र कर दे रहे हैं या थोड़ा बहुत कम मीज़र कर पा रहे हैं, उसको आप ऐसे लिखेंगे डेल्टा ए, और इसको आप पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट, इसकी बात मैंने लास्ट क्लास भी करी थी, एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ज़्यादा मीज़र कर रहे हैं तो आप इसको प्लस बोलेंगे, और अगर आप कम मीज़र कर रहे हैं तो इसको माइनस बोलेंगे। इसीलिए लास्ट क्लास में बोला था कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। दो टाइप का होता है ना, पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर, नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर। चलिए, तो आप एक बात बताइए, क्या आपने रियली में इतना मीज़र किया? नहीं। आपने इतना तो किया, साथ में उतना इतना उसमें एक्स्ट्रा एरर कर दिया आपने। तो आपने रियली में जो मीज़र किया वो ये किया, देखिए इतना मीज़रमेंट किया आपने रियलिटी में। ठीक है, आपको बोला सिर्फ ये गया था, पर आपने इतना एक्स्ट्रा उसमें एरर कर दिया। वो एरर आप प्लस का भी कर सकते हैं और माइनस का भी कर सकते हैं। तो आपने रियली में ये मीज़र किया, इसलिए हम इसको मीज़र्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। ठीक है, ये हो गई मीज़र्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मीज़र्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे लिखते हैं? ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे सपोज ये एक रॉड है और इस रॉड की ट्रू लेंथ मेरे को पता है ना, कंपनी बताएगी इसकी ट्रू लेंथ। तो कंपनी ने सपोज इसकी ट्रू लेंथ बता रही कि हमें 10 सेंटीमीटर है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे ट्रू लेंथ ऑफ द रॉड। ट्रू लेंथ ऑफ द रॉड इस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, इस रॉड की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया आपको, मीज़र करने के लिए, सॉरी, है ना, कैलकुलेट नहीं बोलेंगे, मीज़र बोलेंगे। तो इस रॉड की लेंथ सपोज आपको मीज़र करनी है, तो आपने क्या किया, आपने जब मीज़रमेंट किया तो आपने या तो 10.2 सेंटीमीटर मीज़र कर दिया या सपोज आपने 9.8 सेंटीमीटर मीज़र किया। ठीक, तो ये जो आप 0.2 सेंटीमीटर ज़्यादा या 0.2 सेंटीमीटर कम मीज़र कर पा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना हो गया? 0.2 सेंटीमीटर, और इसका नाम होगा एब्सोल्यूट एरर इन द लेंथ। एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। देखिए, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया लेंथ में। अच्छा, अब ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो आपने रियली में जो मीज़र किया वो कितना मीज़र किया? 10 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर मीज़र किया आपने, है ना। या तो आप 10.2 सेंटीमीटर मीज़र कर दे रहे थे या आप 9.8 कर रहे थे, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, हमने जो मीज़र किया वो इतना किया, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे मीज़र्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक, रॉड की लेंथ की ये मीज़र्ड वैल्यू है, और जबकि उसमें ये क्या है? ट्रू वैल्यू है, और ये एब्सोल्यूट एरर है। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो आप इतना तो समझ गए यहाँ से कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मीज़र्ड वैल्यूज को कैसे लिखते हैं? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, अब हम थोड़ा सा कुछ और बातें करते हैं। देखिए, आपने 9th क्लास में मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो जैसे मैं बोल दूं कि किसी पार्टिकल का मोमेंटम कितना होता है, तो आप मोमेंटम को पी लिखते हैं और आप ये बताते हैं कि मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी पार्टिकल के मोमेंटम को आपको कैलकुलेट करना है, तो आप पहले उसके मास का मीज़रमेंट करते हैं, फिर उसकी वेलोसिटी का मीज़रमेंट करते हैं, और दोनों मीज़र्ड वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो आपके पास मोमेंटम की
कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यानी ध्यान रखना कि जो मोमेंटम है वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू है मास और वेलोसिटी के मेजरमेंट की। ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे और इनको हम मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। चलिए, अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो आप एरर भी करते हैं, और फिर मेजर्ड वैल्यू को आप कैसे लिखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास, तो हम मास की मेजर्ड वैल्यू को कैसे लिखेंगे। अगर हमें सपोज पार्टिकल के मोमेंटम को कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले पार्टिकल का मास मेज़र करना है और फिर वेलोसिटी मेज़र करनी है और फिर दोनों मेज़र वैल्यूज़ को यहाँ रखना है इस फॉर्मूले में, तो हम मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास को हम ऐसे लिख लेंगे m प्लस माइनस डेल्टा m, क्योंकि हम m मास तो मेज़र कर ही नहीं सकते ना, ये तो ट्रू वैल्यू ऑफ मास है और ये ट्रू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है। तो हम जब मेज़र करेंगे तो हम थोड़ा बहुत एरर कर देंगे उसमें, देखिए इतना एक्स्ट्रा एरर कर दिया। अच्छा, ऐसे ही आप बताएंगे कि जो मेजर्ड वैल्यू होगी वेलोसिटी की, मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए, क्या हम इस ट्रू वैल्यू को मेजर करेंगे, नहीं, हम उसमें इतना एरर कर देंगे, देखिए एक्स्ट्रा। ठीक है, ये तो ट्रू वैल्यू है ना, तो हमने जो मेजर करी वो ये है। अच्छा, अब मैं दोनों मेजर्ड वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ एरर के साथ, है ना। भैया आप जो मेज़र कर रहे हो उसमें एरर तो होगा ही, तो आप मेजर्ड वैल्यूज़ को पुट कर रहे हो एरर के साथ। तो ये रखा, देखिए हमने प्लस माइनस डेल्टा m और v प्लस माइनस डेल्टा v, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आपने मेजर्ड वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट किया, तो आपके पास जो मोमेंटम आएगा, ठीक, उसमें भी तो एरर आएगा ना, उसमें भी एरर आएगा भैया। जो मेजर्ड वैल्यू हैं अगर उनमें एरर है तो जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है उसमें भी एरर आएगा। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई मोमेंटम की उसमें इतना एरर आ गया, इसको हम बोलेंगे मोमेंटम, ट्रू वैल्यू ऑफ मोमेंटम, और इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन द मोमेंटम। और ये एब्सोल्यूट एरर मोमेंटम में किसकी वजह से आया है, क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनमें एरर था। तो जब मेजर्ड वैल्यूज़ में एरर होगा तो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में भी ऑटोमेटिकली एरर होगा ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मेजर्ड वैल्यूज़ का एरर कैसे कैलकुलेटेड वैल्यू तक पहुंच गया, है ना। तो जब मेजर्ड वैल्यूज़ का एरर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ तक ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर, यानी एरर एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है ना। प्रोपागेट करने का मतलब होता है चलना। तो यहाँ का देखिए मेजर्ड वैल्यूज़ का एरर कहाँ प्रोपागेट हो रहा है, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में प्रोपागेट हो रहा है। क्योंकि देखिए ये है ना, जो मेजर्ड वैल्यू है आपकी, मेजर्ड वैल्यू वो आपने एरर के साथ ली थी, ठीक। अच्छा, अब आपने उनको फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूले में देखिए, जैसे ये मेजर्ड वैल्यू है ना, आपने उनको इन फॉर्मूले में पुट किया तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई नहीं आई, ये कैलकुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये देखिए आप, एरर आ रहा है कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में भी। तो इसी को हम बोलते हैं कि जब मेजर्ड वैल्यूज़ का एरर कैलकुलेटेड वैल्यू तक क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वही चीज़ प्रोपागेशन ऑफ एरर बोली जाती है। तो यहाँ पे देखिए आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं ना, आज का मेन हेडिंग यही है, प्रोपागेशन ऑफ एरर। अच्छा, अब हमने इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का नाम भी दिया है। प्रोपागेशन एरर बोल दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बोल दीजिए। तो इसको हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का नाम क्यों दिया है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब आप मेजर्ड वैल्यूज़ को कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन ही तो कर रहे हैं आप, यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू दो मेजर्ड वैल्यूज़ को कंबाइन किया, ठीक, तभी एरर मेजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू में प्रोपागेट हो रहा है। तो यानी कॉम्बिनेशन के थ्रू, दो मेजर्ड वैल्यू के कॉम्बिनेशन के थ्रू ही एरर मेजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू में प्रोपागेट होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी बोल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कि जब आप दो मेजर्ड वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं तभी वो एरर मेजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू में प्रोपागेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप जब मेजर्ड वैल्यूज़ को कंबाइन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कंबाइन करने के। आप एडिशन के थ्रू मेजर्ड वैल्यूज़ को कंबाइन कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं, आप डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं, आप पावर के थ्रू कर सकते हैं। तो जब आप अलग अलग तरीके से मेजर्ड वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर भी अलग अलग तरीके से प्रोपागेट होता है। यानी
ऐसा नहीं है कि आप मीजर्ड वैल्यूज को किसी भी तरीके से कंबाइन करिए तो एरर सेम तरीके से प्रोपागेट होगा, ऐसा नहीं होता है ना। मीजर्ड वैल्यू से एरर, कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर अलग अलग तरीके से प्रोपागेट होता है अगर आप मीजर्ड वैल्यूज को अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं तो आज देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप दो मीजर्ड वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कैसे डिफरेंट तरीके से एरर प्रोपागेट होता है मीजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू में, है ना। तो आज हम 5 तरीके डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये 5 तरीके। पहले तरीके में हम पढ़ेंगे कि अगर हम दो मीजर्ड क्वांटिटीज का या दो मीजर्ड वैल्यूज को सम करेंगे, यानी सम के थ्रू कंबाइन करेंगे, तो एरर कैसे प्रोपागेट होगा कैलकुलेटेड वैल्यू तक। ठीक। फिर दूसरे केस में हम पढ़ेंगे कि अगर 2 मीजर्ड वैल्यूज हमारे पास हैं और उनको अगर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस के थ्रू कंबाइन कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन के थ्रू कंबाइन कर रहे हैं, तो कैसे एरर मीजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू तक प्रोपागेट होगा। फिर तीसरे केस में हम देखेंगे कि अगर हम 2 मीजर्ड वैल्यूज को कंबाइन करेंगे प्रोडक्ट के थ्रू या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, जैसे यहाँ पे हमने किया था, तो इस केस में फिर कैसे मीजर्ड वैल्यू का एरर कैलकुलेटेड वैल्यू तक प्रोपागेट होगा। और फिर हम चौथे केस में देखेंगे कि अगर हम 2 मीजर्ड वैल्यूज को डिवीजन के थ्रू कंबाइन करेंगे तो कैसे मीजर्ड वैल्यू का एरर कैलकुलेटेड वैल्यू तक प्रोपागेट होगा। और फिर लास्ट केस हम देखेंगे कि अगर हम 2 मीजर्ड वैल्यूज को पावर के थ्रू कंबाइन करेंगे तो फिर किस तरीके से मीजर्ड वैल्यू का एरर कैलकुलेटेड वैल्यू तक प्रोपागेट होगा। ये 5 केस आज हमें डिस्कस करने हैं। चलिए अब हम 1 बाय 1 इन सारे केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला केस है हमारा एरर इन द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज। ठीक है, ये मैंने हेडिंग शॉर्टकट लिख दी है, पर आप चाहो तो आप अगर आपको इसको डिटेल से लिखना है तो आप लिखेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर इन द सम ऑफ 2 मीजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम 2 मीजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज को समेशन के थ्रू कंबाइन कर देंगे तो फिर कैसे एरर मीजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू तक प्रोपागेट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना होगा। चलिए सपोज ए किसी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है। ये किसी एक फिजिकल, कोई भी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली, ये उसकी ट्रू वैल्यू है सपोज ए, एंड बी इज द ट्रू वैल्यू ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमने ली, उसकी ट्रू वैल्यू है बी। तो ए एंड बी आर द ट्रू वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये मेजर करने के लिए बोलूँ कि इस फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू मेजर कर दीजिए, तो क्या आप एग्जैक्ट इतना मेजर कर सकते हैं? नहीं, आप इसको मेजर करते समय थोड़ा बहुत एरर कर देते हैं, और जो एरर आप करते हैं उसको आप डेल्टा ए लिखते हैं। डेल्टा ए मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन ए। ठीक, अच्छा बी को भी आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे, ट्रू वैल्यू को आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं ना, आप थोड़ा बहुत एरर कर देते हैं, तो जो एरर आप करेंगे उसको डेल्टा बी लिख देंगे, और इसको हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर इन बी। चलिए, तो अब आप क्या मेरे को बता सकते हैं कि आपने मीजर्ड कितना किया, या ए की मीजर्ड वैल्यू क्या होगी? तो हम बोल सकते हैं मीजर्ड वैल्यू ऑफ ए। तो मीजर्ड वैल्यू ऑफ ए जो होगी वो होगी ट्रू वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन ए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि मीजर्ड वैल्यू कैसे लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। चलिए ऐसी सिमिलरली हम लिख सकते हैं मीजर्ड वैल्यू ऑफ बी। तो मीजर्ड वैल्यू हम बी लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, तो ये मीजर्ड वैल्यू हो गई ए की और ये मीजर्ड वैल्यू हो गई बी की। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें समेशन करना है 2 क्वांटिटीज का। तो हम कंसीडर करते हैं इन दोनों क्वांटिटीज का सम। तो कंसीडर द सम, ठीक, ऑफ दीज 2 क्वांटिटीज ए एंड बी। तो हम ए और बी को ऐड कर देते हैं। अब देखिए ए की हमने ट्रू वैल्यू ऐड करी है, पहली फिजिकल क्वांटिटी की भी हमने ट्रू वैल्यू ऐड करी है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की भी हमने ट्रू वैल्यू ऐड करी है। तो जो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के एडिशन से कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो भी ट्रू वैल्यू होगी, है ना। इस जेड को हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे। और ये कैलकुलेटेड वैल्यू भी बिल्कुल ट्रू वैल्यू होगी क्योंकि आपने इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की ट्रू वैल्यू पुट करी है। ठीक, अच्छा बट अगर देखिए अब मैं क्वांटिटीज की मीजर्ड वैल्यू पुट करता हूँ, ट्रू वैल्यू पुट करके ट्रू वैल्यू नहीं पुट करता हूँ, मीजर्ड वैल्यू पुट करता हूँ। तो मीजर्ड वैल्यू तो हम ऐसे पुट करेंगे, देखिए फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की मीजर्ड वैल्यू है, ये तो ट्रू वैल्यू थी ना। अच्छा
अब इसको भी हम इसकी मीजर्ड वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए, क्योंकि मीजर्ड वैल्यूज में तो एरर है, ट्रू वैल्यू में एरर नहीं होता है। ये देखिए ये लिखा। तो अब अगर हम दो मीजर्ड वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, देखिए, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें भी एरर देखने को आपको मिलेगा। देखिए आप अभी तक क्यों देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपने क्वांटिटीज की ट्रू वैल्यूज को ऐड किया था, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी उसमें एरर नहीं था। पर अब जब आप मीजर्ड वैल्यूज को ऐड करेंगे तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें भी एरर आएगा, क्योंकि आपकी मीजर्ड वैल्यूज में एरर है। ठीक, तो ये जो डेल्टा जेड आया इसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, एक नाम तो ये हो गया, और दूसरा नाम आप इसका बोल सकते हैं कि ये डेल्टा जेड है एब्सोल्यूट एरर इन द सम ऑफ टू मीजर्ड क्वांटिटीज। ठीक, जब आप दो क्वांटिटीज को मीजर्ड करते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो उनको ऐड करने के बाद जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो है ये। ठीक है, डेल्टा जेड, इसीलिए हम डेल्टा जेड को बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन द सम ऑफ टू मीजर्ड क्वांटिटीज। चलिए, तो अब इसको देखिए, हमने यहाँ पे अगर हमने जेड की वैल्यू पुट कर दी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू a प्लस बी। ये देखिए हमने एक साथ लिख दिए a प्लस बी, और प्लस हो गया आपका डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये रख दिया हमने, इसको एक साथ ऐड कर दिया और इसको एक साथ ऐड कर दिया, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है, समेशन का साइन है। अब देखिए ये a प्लस बी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया a प्लस बी से, जेड की वैल्यू रख सकते हैं ना हम, तो ये रखिए हमने, और जेड से ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से डेल्टा जेड इज इक्वल टू आ गया आपका डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ये देखिए, ध्यान से देखिए चीज़ को। ठीक है, तो आप देख पा रहे, देखिए कि जो एब्सोल्यूट एरर है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में और एब्सोल्यूट एरर है सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी में, अगर आप उन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें एब्सोल्यूट एरर आपको मिल जाएगा। मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो बस यही चीज़ हमें देखनी थी, हमें देखना था कि अगर हम दो मीजर्ड वैल्यूज़ को ऐड के थ्रू कंबाइन करते हैं, यानी समेशन के थ्रू कंबाइन करते हैं, तो कैसे कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर प्रोपागेट होता है। तो हमें मिल गया रिजल्ट। देखिए, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस द रूल। यहाँ से हमने एक रूल बना दिया, हैंस द रूल। रूल क्या है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द sum of two quantities is the equal to the sum of absolute error in the individual quantities। ये बोल सकते हैं ना हम यहाँ पे, देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि the maximum possible error in the sum of two quantities। ठीक है, ये देखिए यही तो है, ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ये कहाँ से आया है, ये दो क्वांटिटीज के समीशन से ही तो आया है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द किसके सम के इक्वल है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर in the individual quantities। ये रूल बन गया हमारे यहाँ साथ से। चलिए, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि दो मीजर्ड क्वांटिटीज के एडिशन में जो मैक्सिमम एरर होगा वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि किस तरीके से एरर प्रोपागेट करता है अगर हम टू मेजर्ड क्वांटिटीज़ को समेशन के थ्रू कंबाइन करते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये देखिए आपके पास क्या लिखा है, टू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के बारे में देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हैं। पहले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है R1 डैश इज इक्वल टू 100 ± 3 ओम। तो आपको पता चल गया कि जो पहले रेजिस्टेंस की है
वो ये मीजर्ड वैल्यू आपको दी है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू ये है और ये उसकी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है। तो अगर आप ट्रू वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास मीजर्ड वैल्यू आती है। तो ये रेजिस्टेंस की, पहले रेजिस्टेंस की हमें मीजर्ड वैल्यू दी है और दूसरे रेजिस्टेंस की मीजर्ड वैल्यू ये दी है ना, ये 4 है यहाँ पे, ठीक। तो दूसरे रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू ये है और दूसरे रेजिस्टेंस में एब्सोल्यूट एरर इतना है, ठीक। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, मीजर्ड वैल्यू ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये दोनों रेजिस्टेंस जिनकी मीजर्ड वैल्यू आपको दी है उनको आप कनेक्ट कर रहे हैं, कह रहा है सीरीज में, आपने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो कह रहा है पता करिए व्हाट इज दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है अगर दो रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं R1 प्लस R2 से, ठीक है ना, R1 प्लस R2। अच्छा, ये है आपके पास R1 प्लस R2। तो देखिए जो R इक्विवेलेंट है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और इसको हम कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों से कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर आप ये ट्रू वैल्यू है, सपोज ये ट्रू वैल्यू कितनी है 100 R1 की, R2 की ट्रू वैल्यू कितनी है 100। तो अगर आप ट्रू वैल्यूज को ऐड करेंगे तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो भी ट्रू आएगी, ठीक। बट अगर हम मीजर्ड वैल्यूज को ऐड करेंगे, जैसे मीजर्ड वैल्यू क्या है, देखिए पहले रेजिस्टेंस की 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक, प्लस दूसरे रजिस्टर की मीजर्ड वैल्यू कितनी है 100 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस की मीजर्ड वैल्यू है, दूसरे रेजिस्टेंस की मीजर्ड वैल्यू है। तो देखिए मीजर्ड वैल्यूज में एरर है, तो अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसमें भी एरर आपको देखने को मिलेगा, देखिए, ठीक है ना। अभी तक एरर क्यों नहीं था, क्योंकि आपने ट्रू वैल्यूज को ऐड किया था, पर जब आप मीजर्ड वैल्यूज को ऐड करते हैं तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है उसमें भी एरर आएगा आपका। ये देखिए अभी यही बात तो मैंने बताई थी आपको, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, चलिए, तो यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट बोल रहे हैं तो R इक्विवेलेंट प्लस डेल्टा R की जो वैल्यू आई है आपकी वो कितनी आ गई, देखिए 100 और 100, ये तो हो गया आपका 200, ठीक हो गया, 100 और 100 200, और प्लस ये कितना है आपका प्लस माइनस 4 और 3, तो ये आ गया प्लस माइनस 7 ओम आ गया आपका। क्लियर है बात। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा आर आया वो कितना आया 7 ओम आया, क्योंकि डेल्टा आर क्या है आपके पास, डेल्टा आर है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ये जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए आप यहाँ से मैच कर सकते हैं आप इस चीज़ को। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो ये आया है, ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 200 प्लस माइनस 7 ओम, ये हमारी, ठीक है। तो आपने देखा, आपने फर्स्ट में एरर किया, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में एरर किया, सेकंड में एरर किया, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी एरर आ रहा है, देखिए आ रहा नहीं आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड केस, और सेकंड केस में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर इन द डिफरेंस बोल दीजिए, सब्ट्रैक्शन बोल दीजिए, ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो पूरी हेडिंग हो जाएगी प्रोपागेशन ऑफ एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू मीजर्ड क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर दो मीजर्ड क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर एरर कैसे मीजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू तक प्रोपागेट होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहली फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू सपोज हमने ले ली a है, a इज द ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड b इज द ट्रू वैल्यू ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज ली हमने, और पहली फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू सपोज a है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की b है, जैसे भी हम बता रहे थे। तो जब
और इसको हम अगर लिख दें डेल्टा ए, तो ये डेल्टा ए क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ए, और डेल्टा बी को हम बोल देंगे एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो यहाँ से हम सीधे बोल सकते हैं कि मीजर्ड वैल्यू ऑफ ए, मीजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। आपको सिखा दिया मैंने बार बार कि मीजर्ड वैल्यूज को कैसे लिखते हैं ना। सिमिलरली आप लिख सकते हैं मीजर्ड वैल्यू ऑफ बी, तो बी की मीजर्ड वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस करना है। तो हम इनके डिफरेंस को कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द डिफरेंस। ठीक है, कंसीडर द डिफरेंस। तो डिफरेंस आया a माइनस बी का। ठीक, तो जो इनका डिफरेंस होगा उसी को हम कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे। ये देखिए, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक, तो ये z जो है उसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज। समझ में आ रही ना बात, z क्या है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू है इन दोनों क्वांटिटीज के डिफरेंस की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो हमने क्या किया था ना, इसको भी पहली फिजिकल क्वांटिटी को भी ट्रू वैल्यू के साथ रखा था, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को भी ट्रू वैल्यू के साथ रखा था। तो इसलिए जो कैलकुलेटेड वैल्यूज थी वो भी ट्रू आई आपकी। ठीक, बट अगर हम इनको मीजर्ड वैल्यूज के साथ रखते हैं तो फिर कैलकुलेटेड वैल्यूज में एरर देखने को मिलेगा। देखिए क्यों, ए को हमने मीजर्ड वैल्यूज के साथ रखा, बी को भी हम मीजर्ड वैल्यू के साथ रख रहे हैं, तो ए में भी क्या है, एरर है, बी में भी एरर है। जब दोनों मीजर्ड वैल्यूज को आपने उनके एरर के साथ पुट किया, मीजर्ड वैल्यूज में एरर ही होता है ना, तो आप उनको मीजर्ड वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, तो जो अब यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें भी एरर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे क्या है, ये है एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू। यहाँ पे नहीं था देखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रू वैल्यू आपने रखी थी, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी उसमें एरर नहीं था। पर जब आपने मीजर्ड वैल्यू रखी, तो क्योंकि मीजर्ड वैल्यूज में एरर होता है, तो इसलिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अब उसमें भी एरर आ गया, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर आया उसको हम एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसका पूरा नाम अगर बोलना है तो पूरा नाम हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू मीजर्ड क्वांटिटीज। ठीक, या टू मीजर्ड वैल्यूज आप बोल सकते हैं। दो मीजर्ड वैल्यूज के डिफरेंस से जो कैलकुलेटेड वैल्यूज में एब्सोल्यूट एरर आया है वो एरर है ये डेल्टा जेड। ठीक हो गया, चलिए अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए जेड की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, ए माइनस बी, यही तो है जेड की वैल्यू, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो गया आपका ए, और ये मैंने एक साथ लिख दिया ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हो गया आपका, और फिर माइनस को यहाँ मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अब उल्टा हो जाएगा ये साइन यहाँ, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस, और ये हो गया आपका डेल्टा बी। क्लियर है बात। अब देखिए डेल्टा ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया आपका, तो यहाँ बचा आपका डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, अभी तक जब आपने सम वाला बताया था तब भी आप प्लस कर रहे थे, जब यहाँ प्लस था तब भी आप प्लस कर रहे थे, और अब यहाँ माइनस है तो तब भी आप प्लस कर रहे हैं, क्यों। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिए। देखिए आपने ये भी एरर है और ये भी एरर है, और आप दोनों एरर को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक, तो एरर खत्म थोड़ी ना होते हैं यार, आप एक एरर कर रहे हैं दूसरा एरर कर रहे हैं, तो एरर तो और बढ़ता है ना, एक गलती दूसरी गलती को छुपाती थोड़ी ना है। एक एरर है फिर आपने दूसरा एरर किया तो गलती तो और बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी ना है, गलतियां माइनस नहीं होती कभी भी, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, भले यहाँ पे डिफरेंस है पर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। अच्छा, तो ये क्या है, देखिए ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है कैलकुलेटेड वैल्यू में, कैलकुलेटेड वैल्यू में इतना ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो टू फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, या आप बोल सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो किसके इक्वल है, वो है सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन टू क्वांटिटीज। ठीक, तो यहां से हम इसको रूल बना के लिख देते हैं, हेंस द रूल, हेंस द रूल। रूल क्या बन गया आपका, देखिए द मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर इन द
कैलकुलेटेड वैल्यूज भी बोल सकते हैं आप, या आप ये बोल सकते हैं मैक्सिमम एरर इन दी डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। तो अगर आपको ये डेल्टा जेड लिखना है तो शॉर्टकट लिखना है, तो शॉर्टकट आप बोल सकते हैं इट इज़ दी मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू, या अगर आपको डिटेल से लिखना है तो डिटेल से आप बोलेंगे इट इज़ द मैक्सिमम एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो रहा है देखिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ देखिए। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जो अभी बात मैंने आपको बताई है ना, एग्जाम्पल ये देखिए, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ आर, इनिशियल टेम्परेचर ये है वाटर बाथ का एंड फाइनल टेम्परेचर ये है वाटर बाथ का। तो कह रहा है व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ, ठीक है। अब आपको राइज इन टेम्परेचर निकालना है, तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, राइज इन टेम्परेचर आप कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बाथ माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसी तो आप राइज निकालते हैं, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बाथ, ठीक है ना। राइज इन टेम्परेचर ऐसे निकालेंगे आप, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो कितना राइज हुआ आपको ये पता चल जाएगा। चलिए अब फाइनल टेम्परेचर कितना है देखिए, 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये है फाइनल, माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल है आपका 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही है राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये राइज इन टेम्परेचर है। तो कितना हो गया आपका 14 माइनस 18, तो इसको आप कैसे करेंगे देखिए, इसको आप ऐसे लिखेंगे 14 माइनस 18, ठीक, और प्लस माइनस क्या लिखेंगे आप 0.3, और ये हो गया आपका माइनस प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आपका। तो 14 माइनस 18 कितना आया आपका 22, ठीक, प्लस माइनस। अब देखिए ये क्या होगा ना, ये भी आपस में ऐड ही होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जो बात मैं आपको यहाँ बता रहा था देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ऐड ही होंगे आपस में दोनों के दोनों। तो ये भी देखिए ऐड हो जाएंगे यहाँ पे आप दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 0.8, ठीक, और ये दोनों अगर आप कंबाइन करेंगे तो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इतना आएगा देखिए, इतना राइज हुआ। तो भले आपने देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट किया नहीं किया, बट एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते। देखिए पहले मेजरमेंट में जो आपने एरर किया था, दूसरे मेजरमेंट में जो आपने एरर किया था, जब आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो देखिए एरर तब भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, एरर तब भी ऐड ही हो रहा है, देख रहे हो, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखना कि आपने जब पहले मेजरमेंट में एरर किया हो, दूसरे मेजरमेंट में एरर किया हो, और चाहे आप मेजरमेंट्स को सब्ट्रैक्ट ही क्यों ना कर रहे हो, तब भी जो एरर्स होंगे वो हमेशा ऐड ही होंगे आपस में, ठीक है। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट केस है हमारा थर्ड केस। इसमें हम लिखेंगे एरर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है। पूरा अगर आपको हेडिंग लिखना है तो पूरा आप लिख सकते हैं, प्रोपागेशन ऑफ एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटीज। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम दो मेजर्ड क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से एरर मेजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू तक प्रोपागेट होगा, ठीक है। चलिए सपोज वही हम ले लेते हैं, A इज द ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड B इज द ट्रू वैल्यू ऑफ सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। Delta A is an absolute error in the first physical quantity and delta B is the absolute error in the second physical quantity. So the measured value of A क्या होगी, measured value of A true value plus minus absolute error, ठीक। ऐसी सिमिलरली आप मेरे को बता सकते हो measured value of B क्या होगी, तो measured value of B हो जाएगी B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है, ये हो गई। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करना है, ठीक है।
तो हम क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, कंसीडर द प्रोडक्ट, कंसीडर द प्रोडक्ट। तो देखिए ए और बी का प्रोडक्ट हमने कर दिया, ठीक है। तो ए की भी हमने ट्रू वैल्यू ली, बी की भी ट्रू वैल्यू ली, तो इनके जो प्रोडक्ट से कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो भी ट्रू आएगी। तो ये जेड क्या है, जेड इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, ठीक। जेड एक कैलकुलेटेड वैल्यू है इन दोनों क्वांटिटीज के प्रोडक्ट की। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो आपने ट्रू वैल्यूज के साथ इन क्वांटिटीज को लिया था, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यूज थी उसमें कोई एरर देखने को आपको नहीं मिला था। पर अगर आप मीजर्ड वैल्यूज रखते हैं क्वांटिटीज की, तो फिर जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें एरर आएगा। देखिए जैसे कैसे, ए की मीजर्ड वैल्यू ये है, इनटू बी की मीजर्ड वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी जेड, उसमें भी एरर देखने को मिलेगा आपको। देखिए उसमें भी इतना एरर देखने को मिलेगा आपको। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि आपने क्या किया, मीजर्ड वैल्यूज में एरर मीजर्ड वैल्यूज में एरर है, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है अब उसमें भी थोड़ा बहुत एरर देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है ना बात ही? इस बात को आप समझ जाइए। अच्छा चलिए, अब जेड के सामने हम क्या पुट कर सकते हैं, जेड के सामने हम ए इंटू बी पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास। देखिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ए इंटू बी, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, और फिर प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ठीक है। ये बस कुछ नहीं किया, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा अब आप देखिए जो डेल्टा ए होता है ना, डेल्टा ए वो बहुत ही छोटा होता है भैया, ये तो एब्सोल्यूट एरर है ना, आप एब्सोल्यूट एरर बड़ा थोड़ी ना करते हैं, वो तो फिर ग्रॉस एरर माना जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर आप छोटा ही करते हैं, इसकी वैल्यू बहुत छोटी आती है। अच्छा जैसे इसकी वैल्यू आई सपोज 0.01 ये आई। फिर डेल्टा बी भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होता, डेल्टा बी भी आपका बहुत छोटा होता है। जैसे सपोज डेल्टा बी की वैल्यू भी 0.01 ही है आपकी, मान लिया मैंने। तो अगर आप डेल्टा ए और डेल्टा बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो ये और भी छोटा हो जाएगा ना, 0.000 है ना, 0.001 हो जाएगा आपका। तो क्योंकि डेल्टा ए छोटा होता है, डेल्टा बी भी छोटा होता है, तो आप दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्योंकि ये देखिए ये प्रोडक्ट बहुत ही छोटा हो गया, तो अब आप इस प्रोडक्ट को इस क्वांटिटीज़ के साथ ऐड करिए या ना करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा। समझ में आ रही बात? क्योंकि इस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है तो आप इस एडिशन में इसको ऐड करिए ना करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो गया आपका ए इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है डेल्टा किसके साथ है, यहाँ डेल्टा ए के साथ है, यहाँ डेल्टा बी के साथ है। चलिए अब हम पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देते हैं ना, सारी इक्वेशन को डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय ए बी। इससे हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ए बी आपको हर जगह दिख रहा है, लगभग लगभग बहुत जगह दिख रहा है, तो हम ए बी से डिवाइड कर देते हैं इसको ना, देखते हैं क्या होता है, सिर्फ देखते हैं अभी क्या हो रहा है ना। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ए बी से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका डेल्टा जेड अपॉन ए बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, अगर ए बी से डिवाइड करेंगे आप तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको अगर आप डिवाइड करेंगे देखिए तो ए से तो ए कट जाएगा और ये बन जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना, ए बी से डिवाइड करके, प्लस माइनस जब आप इसको ए बी से डिवाइड करेंगे तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए। क्लियर है ना बात? अच्छा अब देखिए यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है बात? तो यहाँ देखिए इसको आपने लिख दिया डेल्टा जेड अपॉन, अब इसको देखिए आप जेड लिख सकते हैं, जेड इसलिए लिख रहा हूँ मैं इसको क्योंकि देखिए डेल्टा जेड है तो इसके साथ जेड ही अच्छा लगेगा ना, जेड के साथ जेड है ना, ये तो ये लिख दिया हमने इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका डेल्टा ए, पहले हमने इसको लिख दिया डेल्टा ए अपॉन ए और फिर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये लिख दिया हमने। चलिए तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अगर आप याद करिए तो इसको हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इनको हम रिलेटिव एरर्स पढ़ते हैं। देखिए ये रिलेटिव एरर्स इन ए है, ये रिलेटिव एरर्स इन बी है और ये रिलेटिव एरर्स इन जेड है। रिलेटिव एरर को लिखते हैं हम ऐसा, अगर आपको याद होगा तो देखो, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे तो ये रिलेटिव एरर आ गया, देखिए
तो इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, रिलेटिव एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू। ये देखिए रिलेटिव एरर है कैलकुलेटेड वैल्यू में, और ये क्या, रिलेटिव एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, और ये है रिलेटिव एरर इन सेकंड मेजरमेंट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। चलिए तो इसको हम रूल बना के लिख देते हैं ना यहाँ पे। देखिए रूल बना के हम कैसे लिखेंगे, हैंस रूल क्या हो जाएगा, हैंस रूल इज, इसका रूल क्या हो जाएगा, देखिए रूल में हम इसे क्या पढ़ेंगे, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर आए, एरर नहीं है सिर्फ, ये रिलेटिव एरर है। द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोल सकते हो आप, या आप ये भी बोल सकते हो कि द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, देखिए ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ पे टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, और वो किसके इक्वल आ रही है, इज इक्वल टू दी सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो इस बात को आप ध्यान से देखेंगे कि अगर दो मेजर्ड क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करके कंबाइन करते हैं तो इस तरीके से मेजर्ड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर प्रोपागेट होता है। क्लियर है ना बात, ये बात आप दिमाग में बैठा के रखना। और ये बात का ध्यान रखना कि जो टू क्वांटिटीज के प्रोडक्ट में मैक्सिमम रिलेटिव एरर आएगा वो सम होगा इंडिविजुअल क्वांटिटीज में रिलेटिव एरर्स के। चलिए तो हमने आपको बताया कि अगर आप दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं तो उनके रिजल्ट में बोल दीजिए, कैलकुलेटेड वैल्यूज में बोल दीजिए, जो रिलेटिव एरर आएगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज में रिलेटिव एरर के सम के इक्विवेलेंट होगा। ये देखिए यही तो बताया हमने। अगर सपोज तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा होता तो फिर प्लस डेल्टा सी अपॉन सी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट किया जाता है तो उनके रिजल्ट में या उनके कैलकुलेटेड वैल्यूज में जो रिलेटिव एरर आता है वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर के सम के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये रिलेटिव एरर है, अगर आपको इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि बस इनको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको, है ना, फिर ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस 100 से मल्टीप्लाई करके इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंटू 100। ये देखिए, ठीक है। चलिए इस बात को दिमाग में बैठा कर रखिए। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, देखिए तब आपको एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है देखिए हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड है बिल्कुल जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड वर मेजर्ड टू बी दिस वन एंड दिस वन, है ना। लेंथ की जो वैल्यू मेजर्ड करी है वो इतनी है, ये लेंथ की मेजर्ड वैल्यू है। अच्छा, ब्रेथ की जो वैल्यू मेजर की है वो इतनी है, और हाइट की जो मेजर्ड वैल्यू है इतनी है। तो आप देख रहे हैं लेंथ में भी एरर किया है, लेंथ के मेजरमेंट में भी एरर आया है, ब्रेथ के मेजरमेंट में भी एरर आया है, और हाइट के मेजरमेंट में भी एरर आया है। कोई बात नहीं, मेजरमेंट में एरर आते हैं, ठीक है, वो तो पता ही है हमें। चलिए अब आगे क्या दिया, देखिए डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक, तो हमें जो वॉल्यूम आएगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक का उसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है।
तो पहले आप देखिए जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट के मेजरमेंट की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है नहीं होती? देखिए वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के मेजरमेंट की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम एक रिजल्ट है या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू है, आप ये बोल सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का। अच्छा, और हमने अभी अभी आपको बताया था कि अगर आप मेजर्ड क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट होता है उसमें रिलेटिव एरर्स हम कैसे लिखते हैं। देखिए जैसे ये है ना, ए क्वांटिटी है ए और दूसरी क्वांटिटी है बी, और इन दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट होता है उसमें रिलेटिव एरर हम कैसे लिखते हैं। रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, यही तो लिखते हैं। और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो बताया था हमने आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं और 3 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट हो रहा है और हमें रिजल्ट में क्या लिखना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रिलेटिव एरर्स इन वॉल्यूम इज इक्वल टू रिलेटिव एरर्स इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर्स इन ब्रेथ प्लस रिलेटिव एरर इन हाइट, ऐसी तो लिखेंगे हम। और फिर अगर हमें इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इन्हें 100 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया ना। तो यहाँ रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम या रिलेटिव एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू या रिलेटिव एरर इन रिजल्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना बात, तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा वी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच, और 100 को हमने ले लिया कॉमन। अच्छा, तो और ये 100 यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया हमने, ठीक। कैंसिल आउट भी क्या करना, बल्कि ये हो गया हमारे पास, क्योंकि हमें तो यहाँ पे परसेंटेज एरर ही कैलकुलेट करना ना, तो हम कैंसिल क्यों करें, ठीक है। फिर वो तो दोबारा रिलेटिव एरर ही बन जाएगा। तो ये 100 ऐसे ही रहने देना है। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए ध्यान रखना है 100 से 100 नहीं करना हो तो फिर दोबारा रिलेटिव एरर बन जाएगा, नहीं तो हमें परसेंटेज एरर पूछा ना क्वेश्चन में। तो अब देखिए डेल्टा एल जो है आपका वो कितना है, देखिए डेल्टा एल मतलब एरर इन लेंथ, तो ये है एरर इन लेंथ डेल्टा एल 0.02 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, तो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ये है आपकी 12.13 प्लस ऐसे डेल्टा बी एरर इन ब्रेथ, तो एरर इन ब्रेथ है 0.01 डिवाइडेड बाई एक्चुअल ब्रेथ, तो एक्चुअल ब्रेथ कितनी है आपकी 8.16 प्लस एरर इन हाइट, तो एरर इन हाइट आपका 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल हाइट, तो एक्चुअल हाइट आपकी 3.46 सेंटीमीटर है ना, और इनटू 100। अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए सिंप्लीफाई करके कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 200 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 1213 प्लस ये कितना बन जाएगा आपका 100 और डिवाइडेड बाय 816 प्लस ये 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ अंदर, और ये हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाय 346। ये देखिए, अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो चलिए मैं इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके आपको बता देता हूँ, मैं सीधे रिजल्ट लिख लूँगा, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ तब तक। चलिए, तो मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है, तो इनकी जो सबकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 0.58, और ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि आपने इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था ना, तो ये 0.58% आएगा, ठीक। तो ये आएगा आपका। तो देखिए ये जो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम है, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम वो कितना है आपका 0% है ना, परसेंटेज एरर, इसको हम रिलेटिव एरर नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना आ गया 0.58%, यानी वॉल्यूम में इतना परसेंट एरर है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर मीजर्ड क्वांटिटीज में एरर है और हम उनको प्रोडक्ट के थ्रू कंबाइन करते हैं तो किस तरीके से मीजर्ड क्वांटिटीज़ का एरर कैलकुलेटेड या रिजल्टेंट क्वांटिटीज़ में प्रोपागेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है,
चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टाइप का ना। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं, दो मेजर्ड क्वांटिटीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एरर किस तरीके से प्रोपागेट होता है। तो आप यहाँ पे हेडिंग, अगर आपको पूरी हेडिंग लिखनी है तो पूरी हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रोपागेशन ऑफ एरर इन द डिवीजन ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, चलिए। तो सपोज ए is the true value of first physical quantity है and B is the true value of second physical quantity है। ठीक है, A is the true value of first physical quantity and B is the true value of second physical quantity। अच्छा, डेल्टा इज एन एब्सोल्यूट एरर, बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ ना, डेल्टा इज एन एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड डेल्टा बी इज एन एब्सोल्यूट एरर इन बी। ठीक, देयरफॉर मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कितनी हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इज, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है ना बात, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं उनका डिवीजन करना है। तो हम डिवीजन को कंसीडर करते हैं, कंसीडर द डिवीजन। ठीक, तो ए और बी को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आया रिजल्ट, रिजल्ट बोल दीजिए या कैलकुलेटेड वैल्यू बोल दीजिए। ठीक है, इसको दोनों नाम आप बोल सकते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज भी बोल सकते हैं। तो जो जेड है वो रिजल्ट है ए और बी का डिवीजन, या फिर जेड जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है ए और बी के डिवीजन की। अच्छा, तो यहाँ पे तो आपने क्वांटिटीज़ को क्या रखा, ट्रू वैल्यूज क्वांटिटीज़ की रखी, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है वो भी ट्रू है ना, या जो रिजल्ट वैल्यूज़ है वो भी ट्रू है, बिल्कुल एकदम, उसमें भी कोई एरर नहीं है क्योंकि आपने क्वांटिटीज़ को बिना एरर के रखा है, ट्रू वैल्यूज़ रखी क्वांटिटीज़ की। बट अब हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यूज़ रखते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू हमारी है, देखिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की भी हम मेजर्ड वैल्यू रखते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, तो अब जो रिजल्ट आएगा या अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा, उसमें भी एरर होगा। ठीक है, और इतना एब्सोल्यूट एरर आएगा कैलकुलेटेड वैल्यू में। पहले क्यों नहीं आ रहा था एरर, क्योंकि पहले आपने उनकी सिर्फ ट्रू वैल्यू रखी थी, अब आप मेजर्ड वैल्यू रख रहे हैं ना, और क्योंकि मेजर्ड वैल्यूज़ में एरर होता है, तो जब मेजर्ड वैल्यूज़ में एरर है तो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में भी ओबियसली है एरर होगा, और जो एरर होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट। ठीक, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट और कैलकुलेटेड वैल्यू का मीनिंग सेम है। चलिए, अब इसको मैं एक बढ़िया सा नाम, पूरा नाम क्या हो गया इसका, पूरा नाम हो गया इसका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटी या टू क्वांटिटीज़ आप सीधे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो उनके डिवीजन से जो रिजल्ट में एरर आ रहा है वो है डेल्टा जेड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मेजर्ड वैल्यूज़ में एरर था, इसलिए जो कैलकुलेटेड या रिजल्टेड वैल्यूज़ है उसमें भी एरर आ गया इतना, है ना, और उसको हम एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू बोल दे रहे हैं। यहाँ उसका पूरा नाम ही हो गया एब्सोल्यूट एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। चलिए, तो यहाँ से देखिए आप थोड़ा हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं, है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस ही होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए क्या लिखा हमने, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू हमारा आया ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये आया। अच्छा, अब देखिए जेड जो है हमारे पास, तो हम इसको जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें इसको एक्सप्रेस करना है ना, सही करना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम ए और बी को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बाइनोमियल की हेल्प से काम करूँगा। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आपको पहले, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में। तो यहाँ देखिए मैं ए को कॉमन ले लेता हूँ, ये है ना दो टर्म, और मैं इनको बाइनोमियल बनाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था बाइनोमियल लेते पढ़ाते समय कि जो बड़ा वाला टर्म होता है उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये बड़ी वैल्यू होती है, और क्योंकि ये तो एरर है तो ये तो छोटा ही होगा ना, एरर छोटा ही होता है आपका, तो ये बड़ी वैल्यू को हम बाहर ले लेते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो गया आपका, डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, बी अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी।
चलिए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए अपॉन बी को तो मैं लिख दूंगा जेड। देखिए ए अपॉन बी को हम जेड लिख सकते हैं, तो इसको हमने जेड लिख दिया। ठीक है, अब ये बना आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये ऊपर ले गया मैं इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए इज इक्वल टू जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये क्या खुलेगा, देखिए मैं आपको बाइनोमियल बताया था पहले कि 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स होता है। बस इतना ही खुलता बाइनोमियल, अगर क्या हो, इफ एक्स इज लेसर देन 1 हो। ये बात मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में डिटेल से बताई थी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल, इतना ही था कि खुलता है अगर ये कंडीशन हो, तो हायर टर्म नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, देखिए डेल्टा बी पहले से ही छोटा है ऑलरेडी। ठीक है, अब उसको आप बी से डिवाइड कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर x माने तो हम बोल सकते हैं कि ये जो x आएगा वो 1 से बहुत ही छोटा आएगा, क्योंकि ये चीज़ कह रहा हूँ बहुत छोटी है, और उसको आप b से डिवाइड कर देंगे तो ये काफ़ी छोटी हो जाएगी 1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर हम इसको x माने और ये 1 हो गया, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल हो गया, और क्योंकि यहाँ पे x बहुत ही छोटा है तो इसका बाइनोमियल सिर्फ 2 टर्म तक खुलेगा। और कैसे खुलेगा, देखिए 1 प्लस, ठीक है, प्लस n, तो n कितना है आपका, ये प्लस माइनस है यहाँ पे, 1 प्लस माइनस n की वैल्यू है -1, और इंटू एक्स, तो x हो गया आपका डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए तो z, और ये बन गया आपका 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये देखिए 1, अब देखिए माइनस है तो मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस प्लस। ठीक है, और डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है बात, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, देखिए 1 इंटू 1 1, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका, डेल्टा बी अपॉन बी। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपका, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है बात। अच्छा, अब आप देखिए ये टर्म्स नेग्लेजिबल कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। ये आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ देखिए ये चीज़ बहुत छोटी होगी। क्यों, देखिए डेल्टा ए पहले से ही छोटा है, ऊपर से आप ए से डिवाइड कर रहे हैं तो और भी छोटा हो जाएगा ना। ऐसा डेल्टा बी छोटा है, ऊपर से आप उसे बी से डिवाइड कर देंगे और छोटा हो जाएगा, और फिर दो छोटे छोटे टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी आएगी। ठीक, तो ये क्वांटिटी बहुत ही कम आएगी, तो इसलिए इस क्वांटिटी के साथ इसको ऐड कीजिए या ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी इन डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी, इसको हम क्या कर देते हैं, टेंड्स टू 0 रख लेते हैं। लगभग ये 0 हो गया ना, हम इसको नेग्लेजिबल कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा हो गया। तो हमारे पास जेड क्या आ जाएगा, जेड 1, और इसको हम प्लस माइनस, देखिए है ना, एरर कभी भी माइनस नहीं होते, मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, तो इसको भी हम प्लस ही लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा डेल्टा। चलो पहले इसको लिख देता हूँ मैं, डेल्टा ए अपॉन ए, और फिर इसको भी हम प्लस करके लिख देंगे डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि एरर कभी भी माइनस नहीं होते, ध्यान रखना चीज़। चाहे आप कुछ भी करिए, क्वांटिटीज़ को ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कुछ भी करिए। तो ये बन गया हमारे पास। चलिए ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जेड प्लस डेल्टा, जेड की वैल्यू कितनी आई, जेड इंटू, अब जेड इंटू 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। अच्छा, तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए है ना, ये जो चीज़ आई हमारी वहाँ पे जगह नहीं बची, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्या है हमारा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू आया था जेड 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कुछ नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी। देखिए जो चीज़ यहाँ थी ना, बस उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या करता हूँ, जेड से डिवाइड कर देता हूँ सबको, तो यहाँ से ये बचेगा, देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना। पूरी इक्वेशन को हमने जेड से डिवाइड कर दिया।
अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये आया डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में यूज हुआ था। देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए हम इसे क्या पढ़ेंगे है ना, ये है रिलेटिव एरर इन दी कैलकुलेटेड वैल्यू या रिलेटिव एरर इन दी रिजल्ट, आप इसे बोल सकते हैं। और वो किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन ए एंड रिलेटिव एरर्स इन बी के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो यहाँ से रूल क्या बन गया है ना, मेरे पास जगह नहीं बची है तो मैं रूल बता दे रहा हूँ आपको, आप खुद लिखेंगे। रूल क्या बन गया देखिए यहाँ से, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। बना या नहीं बना देखिए। तो आपको यहाँ से क्लियरली बात समझ में आ रही है कि अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो उनके रिजल्ट या उनकी कैलकुलेटेड वैल्यूज में जो रिलेटिव एरर्स आता है वो किसके इक्विवेलेंट आता है, सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में बैठा के रखेंगे। ठीक, और इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको समझ में आ रही है बात कि बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने मल्टीप्लाई वाले में किया था। यानी अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड भी हो रही हैं तो उनमें भी रिलेटिव एरर ऐसे ही निकलेगा जैसे मल्टीप्लिकेटिव वाली क्वांटिटीज में निकला था। जैसा आपने एडिशन के केस में भी देखा, जो जैसे एरर्स एडिशन में निकल रहा था सेम ऐसी एरर सब्ट्रैक्शन में भी निकल रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, जैसा रिलेटिव एरर मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ठीक उसी तरीके से रिलेटिव एरर डिवीजन के केस में भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट है हमारा एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरी हेडिंग हो जाएगी प्रोपागेशन ऑफ एरर इन द पावर ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक, तो अब इस केस में हम देखेंगे कि जब कोई क्वांटिटी पावर के फॉर्म में होती है तब एरर किस तरीके से प्रोपागेट करता है। ठीक है, तो सपोज ए इज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ट्रू वैल्यू सपोज ए है और डेल्टा इज एन एब्सोल्यूट एरर इन दिस फिजिकल क्वांटिटी, जो मैं बार बार आपसे बात कर ही रहा हूँ। तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की वो क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्वांटिटीज को किस फॉर्म में लेना है, पावर के फॉर्म में है ना, तो हम कंसीडर करते हैं पावर। तो कंसीडर दी, अब कोई सी भी पावर आप कंसीडर कर सकते हैं, तो कंसीडर दी nth पावर ऑफ ए। ठीक है, मैंने फिजिकल क्वांटिटी की nth पावर कंसीडर कर दी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर n। क्लियर है ना बात, इसको हम a की पावर n लिखेंगे। तो यानी हम लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू a की पावर n। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो फिजिकल क्वांटिटी की nth पावर से आ रही है। देखिए ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की nth पावर से कैलकुलेटेड वैल्यू या रिजल्टेंट वैल्यू आपके सामने आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू रखी है तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो भी ट्रू होगी। पर अगर आप क्वांटिटी को एरर के फॉर्म में रखेंगे, मैं यानी मेजरमेंट के फॉर्म में रखेंगे, मेजर्ड क्वांटिटी रखेंगे आप ट्रू वैल्यू के सामने, तो फिर जो रिजल्ट होगा या कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो चलिए अब हम इसको किस फॉर्म में रखते हैं, इस क्वांटिटी को ट्रू क्वांटिटी के बजाय मेजर्ड क्वांटिटी के फॉर्म में रखते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है इस क्वांटिटी की, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और उसकी पावर कितनी हो गई, n। तो जब आप क्वांटिटी को मेजर्ड क्वांटिटी के फॉर्म में रखते हैं तो जो रिजल्ट होता है उसमें भी आपको एरर देखने को मिलेगा। देखिए आप, ठीक है, ये देखिए रिजल्ट में एरर। अभी तक रिजल्ट में एरर नहीं था क्योंकि क्वांटिटीज़ आपने ट्रू फॉर्म में रखी थी, पर अब जब क्वांटिटी को मेजर्ड फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि मेजर्ड क्वांटिटीज़ में क्या होता है, एरर रहता है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा या कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उसमें भी एरर आएगा आपका। तो इतना एरर आया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन दी कैलकुलेटेड वैल्यूज या कैलकुलेटेड वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर इन दी रिजल्ट, या इसका और बढ़िया नाम आपने देना है तो आप इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन दी nth पावर
ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी मीजर्ड क्वांटिटी की nth पावर कर रहे हैं तब ये एरर आ रहा है आपका, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन दी nth पावर ऑफ अ क्वांटिटी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब हम इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, देखिए अब इसको भी हम बाइनोमियल से खोलेंगे। देखिए बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, तो मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में बताया था कि इनमें से जो बिगर क्वांटिटी होती है, अगर आपको इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करना है तो बिगर क्वांटिटी को आप कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया a, तो a बाहर आएगा तो n पावर के साथ बाहर आ जाएगा, और ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। ठीक है, ये बन गया आपका, और अपॉन a, क्योंकि आपने a कॉमन लिया ना यहाँ पे, तो a कॉमन लिया तो nth पावर के साथ वो कॉमन आएगा, और ये बन गया आपका 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a की पावर n। अच्छा, अब समझिए फिर यहाँ पे वही बात आएगी आपकी 1 प्लस एक्स की पावर n का जो बाइनोमियल होता है, मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि ये 1 प्लस एन एक्स होता है सिर्फ, और ये सिर्फ तब होता है जब इफ x इज लेसर देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये इसको हम x मानते हैं, क्या मान लेते हैं इसको x, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल लगेगा। अब देखिए जो ये x है, क्या ये यहाँ पे 1 से बहुत छोटा है? यस, बिल्कुल बहुत छोटा होगा, क्योंकि डेल्टा ये पहले से ही छोटा है, आप a से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a की पावर n और प्लस 1 प्लस माइनस इसको x मानिए, देखिए तो ये हो गया आपका n और ये x, तो डेल्टा x प्लस x, बस इतना ही खुलेगा बाइनोमियल। ठीक है, 2 ही टर्म तक खुलेगा ये बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू जो है वो 1 से बहुत कम आएगी, ये तो इतना खुलेगा बाइनोमियल। चलिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम z से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरी चीज़ को, या चलो पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, ये देखिए a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, z, तो इसको हम z लिख दिए, और 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा x अपॉन x। अब देखिए यहाँ से क्या किया हमने, पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस n डेल्टा x अपॉन x अपॉन z, क्योंकि z से डिवाइड कर रहे हैं ना हम दोनों साइड, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे z नहीं आएगा ना, क्योंकि z से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहीं पे कट जाएगा z, क्योंकि z तो दोनों में कॉमन है, तो ये यहाँ नहीं आएगा z, इतना आ गया आपका। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, n डेल्टा x अपॉन x आ जाएगा, ये आ गया आपका। तो देखिए क्या है, रिलेटिव एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू या रिलेटिव एरर इन अ रिजल्ट, तो किसके इक्विवेलेंट हो रहा है ये, n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन दी फिजिकल क्वांटिटी के, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को देखिए हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए क्या है ये, यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए रिलेटिव एरर इन दी कैलकुलेटेड वैल्यू या रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, या आप बोल सकते हैं रिलेटिव एरर इन दी nth पावर ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक, तो हमने लिख दिया रिलेटिव एरर इन दी nth पावर ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, इज किसके इक्वल आ रहा है, इज n टाइम्स ऑफ द relative error in that quantity, n times of the relative error in that quantity। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद रखिए इस चीज़ को। चलिए, तो अभी तक आपने देखा कि अगर एक सिंगल क्वांटिटीज पावर के फॉर्म में होती है, देखिए ये सिंगल क्वांटिटीज अगर पावर के फॉर्म में है तो तब आप इसके रिजल्ट में कैसे एरर फाइंड करते हैं ना, तो बड़ा आसान था। हमने देखा था कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारा, n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए आ गया था। तो इस तरीके से अगर कोई सिंगल क्वांटिटीज पावर के फॉर्म में है तो उसके रिजल्ट में या उसकी कैलकुलेटेड वैल्यूज में हम इस तरीके से एरर फाइंड कर सकते हैं। पर अगर सपोज बहुत सारी क्वांटिटीज पावर के फॉर्म में आ जाएं, ठीक, जैसे ये हो गया, देखिए पहली क्वांटिटीज की पावर है p, दूसरी क्वांटिटीज की पावर है
क्यू और तीसरी क्वांटिटीज़ की पावर आर, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ अगर पावर के फॉर्म में आ जाएं तो तब आप जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें कैसे एरर फाइंड करेंगे। समझ में आ रही ना बात। अभी तक तो सिंपल था कि एक सिंगल क्वांटिटीज़ की पावर थी, तो सिंगल क्वांटिटीज़ अगर पावर के फॉर्म में है तब आप कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में या रिजल्ट वैल्यूज़ में एरर ऐसे फाइंड करते हैं। पर अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ पावर के फॉर्म में आ गई, तो जब बहुत सारी क्वांटिटीज़ पावर के फॉर्म में आ जाएंगी तब आप रिजल्ट में या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है ना, इसका प्रूफ हम नहीं बताएंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इसको बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। इसमें ऐसा होगा, देखिए रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट या रिलेटिव एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इक्वल टू होगा पी, ये पी यहाँ आ जाएगा इसी के बेस में ना, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू, ये देखिए पावर यहाँ आ जाएगी, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर, ये पावर यहाँ आ जा रही देखिए आर, और देखिए चाहे ये ऊपर भी जाएगी ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर माइनस आर। तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे आप, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ एरर में माइनस नहीं होता कभी भी, है ना। यहाँ पे आर आन दीजिए आप, आर चाहे माइनस का भी हो आप यहाँ लिखेंगे प्लस में ही, तो आर और डेल्टा सी अपॉन सी। तो इस बात को आप दिमाग में बैठा के रखना कि जब बहुत सारी क्वांटिटीज पावर के फॉर्म में हो तो कैलकुलेटेड वैल्यूज या रिजल्ट वैल्यूज में जो एरर आएगा वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर समझ में आ रही ना बात। इसका डेरिवेशन ये कहाँ से प्रूफ होके आया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास, ठीक है। आप इसी से मैच कर सकते हो। देखो जैसे एक के लिए ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तीन है तो तीनों के लिए ऐसे लिखेंगे, पर यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, आप ध्यान रखना। मैं क्योंकि बार बार आपसे कहता हूँ कि एरर कभी भी माइनस नहीं होते, ठीक है। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि जब भी वेरियस क्वांटिटीज़ पावर के फॉर्म में होती हैं तो कैलकुलेटेड या रिजल्ट वैल्यूज़ में एरर इस तरीके से फाइंड किया जाता है। फिर रिलेटिव एरर के फॉर्म में, देखिए ये भी रिलेटिव एरर के फॉर्म में है ना। अब अगर आपको इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, क्योंकि रिलेटिव एरर को अगर आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस आर इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक। अब मैं इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखो, और एक न्यूमेरिकल से आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। जब वेरियस क्वांटिटीज़ पावर के फॉर्म में होती हैं तो तब रिजल्ट या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में किस तरीके से एरर फाइंड किया जाता है ना। तो आप इस फॉर्मूले को बस सामने रखिए और देखिए मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ये है क्वेश्चन, देखिए ये बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और क्या दिया है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप। देखिए क्या लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाय, कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे दी है आपको। तो यहाँ पे भी दिख रही है ना आपको, देखो जैसे यहाँ पे थी एक फिजिकल क्वांटिटी ये थी, तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ की पावर से कंबाइन होकर बनी थी। तो ऐसे यहाँ पे भी देखिए फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत सारी क्वांटिटीज़ की पावर से कंबाइन होकर बनी है, देखिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और जब आपने इनको मेज़र किया तो पहली क्वांटिटीज़ जो ए थी उसमें 4% का एरर आया, उसको मेज़र करने में 4% का एरर आया। दूसरी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने में 2% का एरर हुआ, तीसरी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने में 3% का एरर आया, और चौथी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने में 1% का एरर आया। तो देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स, तो कह रहा है एक्स में परसेंटेज एरर कितना है उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। चलिए तो ये यही चीज़ तो हो गई। देखिए कि अगर बहुत सारी क्वांटिटीज़ पावर के फॉर्म में होती हैं तो उनके रिजल्ट में या उनकी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में एरर को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, तो वो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। देखिए कि जब बहुत सारी क्वांटिटीज़ पावर के फॉर्म में है तो रिजल्ट क्वांटिटीज़ में एरर इस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं। पहले चलिए देखिए मैं इसको एक्स को सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर -1 क्योंकि ये पावर तो ऊपर चली जाएगी, और डी की पावर -1/2। इसको हमने ऐसे लिख दिया जैसे मैंने इसको किया था, देखिए यहाँ पे किया था नहीं किया था, तो वैसे ही मैंने इसको भी कर दिया। यहाँ पे डी की पावर 1/2 है ना, तो ये ऊपर जाएगी तो -1/2 पावर हो जाएगी।
चलिए अब इसमें हम एरर को कैसे लिखेंगे देखिए, तो जैसे हमने यहाँ लिखा था देखिए, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, ठीक, यहाँ प्लस ही आएगा देखिए, ये माइनस है जो मैं आपको बता रहा हूँ माइनस, तो यहाँ प्लस ही होता है, एरर कभी भी माइनस नहीं होता, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, और यहाँ पे इसका 1 है तो ये 1 आ जाएगा, पर माइनस का नहीं आएगा 1, ध्यान रखना चीज़ का, प्लस, और ये कितना है देखिए 1/2 पावर है ना, तो यहाँ पे हम 1/2 रख देंगे, और माइनस का नहीं रखेंगे, देखना रखेंगे प्लस का ही हम 1/2, और डेल्टा डी अपॉन डी हो गया आपका। ये क्लियर है बात, ये देखिए जो मैंने यहाँ लिखी ये बात। अब यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में दिया है हमें सब कुछ, तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए सबको, ठीक है। अब ये परसेंटेज एरर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सबको, ठीक। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है देखिए, यही तो कह रहा था, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा देखिए 2 इंटू, ये क्या है देखिए, ये परसेंटेज एरर इन ए है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए परसेंटेज एरर इन ए, ठीक। तो परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया है आपको, परसेंटेज एरर इन ए दिया है 4%, तो इसको हम 4% लिख देंगे, ठीक, प्लस 2 इंटू, ये क्या है परसेंटेज एरर इन बी, तो परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया हमें 2%, तो इंटू 2%, प्लस ये क्या है, ये जो चीज़ है परसेंटेज एरर इन सी है, तो परसेंटेज एरर इन सी कितनी दी है हमें 3%, और प्लस ये क्या है परसेंटेज, ये सॉरी ये है ना 1/2, तो ये रहा, और ये जो चीज़ है आपकी 1/2 तो एज इट इज है ना, ये जो चीज़ है वो परसेंटेज एरर इन डी है, और परसेंटेज एरर डी कितना दिया आपको 1%, ये दे दिया हमें, ठीक। अब अगर हम इस सब को सॉल्व करें तो ये कितना आएगा देखिए हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 8 + 4 + 3 + 1/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8 12 और 12, ये हो जाएगा आपका 12 और +3, तो ये हो जाएगा हमारा 15, और प्लस 8, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज फॉर्म में, हाँ सारे परसेंट फॉर्म में है, तो ये हमारा हो गया 15 + 8, तो ये 15.5% हो गया, ठीक। तो ये आ गया जी हमारा देखिए, तो हम बोलेंगे कि जो परसेंटेज एरर आया है इस क्वांटिटी में, है ना, कैलकुलेटेड क्वांटिटी या रिजल्टेंट क्वांटिटी में, वो इतना % आया है, 15.5% परसेंटेज एरर आया है इस फिजिकल क्वांटिटी में। और वो क्यों आया, क्योंकि आपने इस क्वांटिटी में एरर, इस क्वांटिटी को मीज़र करने में एरर किया, इसमें इसको मीज़र करने में एरर किया, इसको मीज़र करने में आपने एरर किया, और इसको मीज़र करने में भी आपने एरर किया। तो जब इन सबको मीज़र करने में आपने एरर किया, तो ओबियसली इन सब से जो क्वांटिटीज़ कैलकुलेट होके आएगी उसमें भी एरर आएगा, और उसमें कितना % एरर आया, 15.5% का एरर आया। चलिए, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमने एरर कंप्लीट कर दिया, हमारा एरर एंड हो चुका है ना। जितने भी टाइप के एरर थे, एरर क्या होता है, एरर कितने टाइप्स के होते हैं, एरर के सोर्सेस क्या होते हैं, और एरर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और एरर को रिमूव कैसे करते हैं, और एरर किस तरीके से प्रोपागेट होते हैं डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन में, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं ओवरऑल, ठीक। तो आई होप आप जितनी बात मैंने बताई उसको ठीक से पढ़ेंगे, और फिर इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फिजिक्स लैब में जाते हैं तो वहाँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। कोई भी आपकी जो मेजरमेंट साइंस है, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, जो भी मेजरमेंट साइंस है आपकी, जैसे इंजीनियरिंग हो गई और आपकी केमिस्ट्री हो गई, तो वहाँ पे भी ये चीज़ काम आती है आपकी, है ना। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।